हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हर एक सब्जेक्ट्स के लिए आईसीसी में अभी इस बार आया है। यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग CBE भी बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पर बच्चे का एनालिसिस, थिंकिंग, स्किल्स, नॉलेज, ये सारा चीज़ को चेक करना चाह रहा है। तो ये कुछ MCQs है स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स पेपर में, जिसको हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे। टोटल 49 MCQs है। हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिटेलर बाइज एन आर्टिकल एट इट्स लिस्ट प्राइस। कोई एक रिटेलर है, उसने किसी आर्टिकल को खरीदा, उसको लिस्ट प्राइस पे खरीदा फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट आफ्टर मार्किंग अप द प्राइस बाय 20%। मतलब उसने उसके प्राइस को 20% ऊपर किया है। फिर द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर दे रखा है कि लिस्ट प्राइस आर्टिकल का 2500 रुपए है और रेट ऑफ GST 12% है, तो बताना है कि रिटेलर का टैक्स लायबिलिटी क्या है। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि यहां पर परचेज कौन किया। सबसे पहले तो होलसेलर है। अब होलसेलर से सामान कौन परचेज कर रहा है? रिटेलर। ठीक है, होलसेलर से सामान को परचेज करने वाला है रिटेलर, और रिटेलर उसको अल्टीमेटली किसको सेल कर रहा है? कंज्यूमर को। ठीक है, रिटेलर के बारे में लिखा है कि रिटेलर होलसेलर से जब खरीदता है तो उसको कितने प्राइस पर खरीद रहा है? लिस्ट प्राइस पर। तो क्या बता सकते हैं लिस्ट प्राइस क्या है? तो यहाँ लिस्ट प्राइस है 2500 रुपए। मतलब फॉर रिटेलर अगर हम लोग बात करें, फॉर रिटेलर, तो उसका खरीद दाम मतलब कॉस्ट प्राइस है 2500। ठीक है, और उसको बेचता है 20% इंक्रीज करके, उसके प्राइस को 20% बढ़ा दिया है। तो अगर प्राइस को 20% बढ़ा देंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 2500 प्लस उसी का 20% और इंक्रीज हो गया, 20/100 मतलब 1/5 ऑफ 2500, तो 500 रुपए बढ़ जाएगा। ये आता है 3000 रुपए। मतलब एक रिटेलर ने सामान को खरीदा 2500 रुपए में और अल्टीमेटली उसको बेचा है 3000 रुपए में। तो जरा देखो कि यहां पर रिटेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट अर्न है 3000 रुपए में से हम खरीद दाम 2500 रुपए जब माइनस करते हैं तो आता है 500 रुपए। यही 500 का प्रॉफिट है ना। तो अगर रिटेलर 500 का प्रॉफिट अर्न किया है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी इसी 500 रुपए पे बनेगा। तो GST कितना परसेंट है? GST है हमारा 12%। तो हम क्या करेंगे? हम लोग यहां पर GST निकालेंगे। GST इज इक्वल्स टू 12% ऑफ 500, जहां पर कैलकुलेशन आता है 12 5 60। मतलब 60 रुपीज जो है वो हमारे रिटेलर का टैक्स लायबिलिटी है। मतलब जो रिटेलर है वो 60 रुपीज एज अ टैक्स पे किया। लेकिन 60 रुपीज एज अ टैक्स किसको पे किया? एज अ GST पे किया, जिसमें 60 रुपीज में सेंट्रल को भी मिला होगा और स्टेट को भी मिला होगा। लेकिन हम लोग GST पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि दोनों को बराबर बराबर मिलता है। तो उसका मतलब है कि CGST कितना पे किया उसने? तो CGST हो जाएगा 60 का ठीक आधा, दैट इज 30। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 30। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव बॉट एन इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, देव कोई बंदा है जिसने एक इलेक्ट्रिक फैन को खरीदा जिसका कितना प्राइस है? 800 रुपीज। इफ द GST ऑन द गुड्स इज 7%, तो फिर वो SGST कितना पे करेगा? ये भी करीब पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है कि देव ने एक सामान को खरीदा। क्या खरीदा? इलेक्ट्रिक फैन खरीदा, और उसका मार्क प्राइस क्या है? हम MP लिख रहे हैं इन शॉर्ट। 800 रुपीज उसका मार्क प्राइस है, और ऑब्वियसली बात है कि जब मार्क्ड 800 है तो उसको उतने ही प्राइस पे खरीदा होगा, तो GST भी पे करेगा उतने ही प्राइस पर। तो GST उसने कितना पे किया?
7%, तो 7% मतलब 7/100 इंटू 800, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा 56, मतलब 56 रुपए 56 रुपीज उसने एज अ जीएसटी पे किया। लेकिन स्टेट को कितना मिलेगा 56 का ठीक हाफ, तो मतलब हम एसजीएसटी निकालेंगे 56/2 तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 28 रुपीज देव ने एज एसजीएसटी पे किया। अगर क्वेश्चन होता कि सीजीएसटी कितना पे किया तो वो भी 28 रुपीज होता, क्योंकि 28 सीजीएसटी पे करता है, 28 एसजीएसटी पे करता है, तो मिल करके टोटल हमारा जीएसटी 56 हो जाता है। इसको आप लोग नोट करिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक मनी है पी अमाउंट। पी क्या होता है, हम लोग बैंकिंग पढ़े तो पी मनी है जिसको एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए डिपॉजिट किया गया। सपोज अगर हम 6 मंथ्स के लिए डिपॉजिट करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ मंथ 6 हो जाएगा। और कैसा डिपॉजिशन है, रिकरिंग डिपॉजिट है विच पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R% पर एनम। ठीक है, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। क्वेश्चन पूछता है द नेचर एंड टाइम ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इज। ठीक है, आपको हम इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि सपोज अगर हम लोग आरडी फाइंड करते हैं, आरडी स्टैंड्स फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, रेकर करता है मतलब रीअकर करता है कोई चीज बार बार, तो उसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। जहां पर सपोज फर्स्ट मंथ अगर हम लोग एक सर्टेन रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोग एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को हर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पी अमाउंट को, पी प्रिंसिपल को फर्स्ट मंथ के लिए डिपॉजिट किए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम क्या है, फर्स्ट मंथ के लिए अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो पूरे साल में 12 महीना होता है, तो 1/12 लिखेंगे क्योंकि एक महीने की बात कर रहे हैं, और अपॉन P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हो गया फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट। अगर हम सेकेंड मंथ की बात करें तो I2, जहां पर सेकेंड मंथ में क्या है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल हो चुका है, क्योंकि अगर हम इन द मंथ ऑफ जनवरी 100 रुपए जमा किए तो इन द मंथ ऑफ फरवरी 100 रुपए हमने फिर जमा किया, तो हमारा प्रिंसिपल डबल हो चुका है, 200 हो चुका है। तो प्रिंसिपल जो P है अब वो हो जाएगा सेकेंड मंथ के लिए 2P, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। कैलकुलेशन हम अभी भी एक ही मंथ का कर रहे हैं, मतलब इन द मंथ ऑफ फरवरी बाई 100। तो इस तरह से सेकेंड मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इंटू आर इंटू 2/12 अपॉन 100। क्लियर है। सेम वे अगर हम लोग nth मंथ की बात करें तो nth मंथ का जब हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो nth मंथ तक n प्रिंसिपल जमा हो चुका होगा, इंटू आर इंटू टाइम 1 मंथ बाई 100, जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये है P इंटू आर इंटू n/12 अपॉन 100। तो बेसिकली रेकरिंग डिपॉजिट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सारे का एडिशन होता है, मतलब पहला मंथ का इंटरेस्ट, दूसरे मंथ का इंटरेस्ट, तीसरे मंथ का इंटरेस्ट, nth मंथ का इंटरेस्ट। जब हम सारे इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट का टोटल इंटरेस्ट। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो उसका मतलब है I1 प्लस I2 प्लस डॉट 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 IN। और कहीं ना कहीं जब हम सारे के इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को जोड़ेंगे तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें अगले वाले में 3 होगा, उसी तरह से इसमें क्या आएगा, n आएगा। तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि P इंटू आर बाई 100 इंटू 12। फर्स्ट वाले में 1 है, सेकंड वाले में 2 है, थर्ड वाले में 3 है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले में n है। अब हम लोग AP पढ़े हैं, तो अगर हम लोग AP का फॉर्मूला लगाएंगे तो सारे को जोड़ना है, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n/2, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स कितने, n-1 इंटू डिफरेंस 1 का है। इसको इवैल्यूएट करने पर आ जाएगा P इंटू आर इंटू n/2 इंटू ये 2 आएगा और ये n-1 मतलब n+1 बाई 100 इंटू 12। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया जो हम बैंकिंग में पढ़ते हैं, दैट P इंटू n+1 इंटू आर बाई 100 अपॉन 2 इंटू 12, राइट। तो
हमने क्या देखा कि जो बेसिकली जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है वो हर एक मंथ का सिंपल इंटरेस्ट का सम होता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर एक अन्वेषा है इंटेंडेड टू ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। 1000 क्या है, वो 1000 रुपए का पर मंथ डिपॉजिशन करके एक आरडी खोलना चाहती है, ठीक है, फॉर 1 ईयर, एक ऐसे बैंक में जो बैंक 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार है। लेकिन यहां क्या हुआ, अच्छा यहां लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, द बैंक reduce the rate of interest to 4% per annum. How much must Anvesha deposit monthly for 1 year so that her interest remains the same? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक बच्ची है जो 1000 रुपए हर मंथ बैंक में डिपॉजिट करना चाह रही थी 1 साल के लिए, मतलब 12 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, और बैंक 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देने को तैयार था। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिक्रीज होकर के 4% हो गया। तो अब बताना है कि अगर अन्वेषा अभी भी उतना ही इंटरेस्ट को अर्न करना चाहती है तो फिर अब उसको डिपॉजिट अमाउंट क्या रखना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था तो कम प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट सफिशिएंट मिल रहा था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है तो उसको प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसको अभी भी ब्याज इंटरेस्ट उतना ही मिले। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि इसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा था पुराने हिसाब से। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू नंबर ऑफ मंथ्स 12 इंटू 12 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 13 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था 5/100 अपॉन 2 इंटू 12, उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन यही इंटरेस्ट उसको अभी भी चाहिए लेकिन 4% पर, और प्रिंसिपल क्या है नहीं पता। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P है और उसे जमा तो 12 मंथ्स के लिए करना है, तो 12 इंटू 12 प्लस 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 12। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को इक्वेट कर देंगे। तो ये जो 12 इंटू 13 है ये दोनों साइड से कैंसिल हो गए, 100 इंटू 2 इंटू 12, 100 इंटू 2 इंटू 12 दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो प्रिंसिपल निकालना है कि कितना प्रिंसिपल वो जमा करेगी। तो उधर कितना है 5000 और इधर से 4 आके डिवाइड हो गया, तो P का वैल्यू कितना हो गया 1250। मतलब वो हर मंथ अगर 1000 रुपए के जगह पर 1250 रुपए जमा करती है तो पहले 5% पर 1000 जमा करने पर जो इंटरेस्ट आ रहा था 1 साल में, अब वो 1250 रुपए जमा करके 4 साल में उतना ही इंटरेस्ट को वो अर्न कर सकती है। ये क्वेश्चन आपको होप सो क्लियर है, इसको आप नोट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर दास इन्वेस्ट इन ₹100। मिस्टर दास क्या है, एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, कंपनी का नाम मेंशन है कि कंपनी ए है, और इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पर 100 रुपीज क्या है, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है। 12% क्या है, जो कंपनी डिविडेंड देती है। अगर हम लोग साल भर या एक सर्टेन टाइम तक किसी के कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं तो कंपनी हमें डिविडेंड देती है, तो दैट इज 12% डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और उसके शेयर्स कितने प्राइस में अवेलेबल है 60 रुपीज, मतलब मार्केट प्राइस उस शेयर का 60 रुपए। दूसरा मिस्टर सिंह है जो एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें नॉमिनल वैल्यू 50 रुपीज है शेयर का, जो कंपनी 16% डिविडेंड पे कर रही है और वो शेयर का प्राइस अवेलेबल है 40 रुपीज, ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस शेयर का 40 रुपीज। हमें इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए ये बताना है कि अमंग दीज कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स लिखा है सब में रेट ऑफ रिटर्न का बात कर रहा है, मतलब हम ये चेक करेंगे कि इनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है। इसके लिए आपको एक डायरेक्ट रिलेशन याद रखना होगा। यहाँ एक रिलेशन होता है शेयर्स एंड डिविडेंड में कि डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट कंपनी की बात करें तो पहला वाला कंपनी में डिविडेंड परसेंट कितना है 12%, तो मतलब 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 शुड बी इक्वल्स टू, रिटर्न परसेंट नहीं पता है, आर मान लेते हैं, तो आर परसेंट ऑफ
मार्केट वैल्यू कितना है कंपनी ए का 60 रुपीज का शेयर है, तो रिटर्न परसेंट कितना आ जाएगा 12 इंटू 100/60। हमने परसेंट का नीचे 100 कट जाएगा ना दोनों साइड, तो नहीं लिखा, तो ये क्या आ जाएगा 12 5 जा 60, 5 2 जा 10, 20, मतलब इसका रिटर्न परसेंट कितना आ चुका है 20% रिटर्न है। सेम वे अगर हम लोग बात करें दूसरी कंपनी का, तो सेकेंड कंपनी जो है उसका क्या है, यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं। सेकेंड कंपनी में 16% डिविडेंड है, तो 16% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 50 रुपीज इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू जो 40 रुपीज दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकेंड कंपनी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही, रिटर्न दे रही। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए वो भी सेकेंड कंपनी का क्या करेंगे, 16 इंटू 50 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। मतलब हमने क्या देखा कि कंपनी ए हो चाहे कंपनी बी हो, दोनों ही कंपनी हमें रेट ऑफ रिटर्न सेम दे रही है। मतलब कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए, बोथ मिस्टर दास एंड मिस्टर सिंह हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, नहीं, बोथ मिस्टर दास एंड मिस्टर सिंह हैव द सेम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20%, क्योंकि दोनों कंपनी रेट ऑफ रिटर्न सेम दे रही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर अमित इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 100 शेयर्स। मतलब अमित जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें प्राइस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 100 रुपीज, और वैसे कंपनी में जो कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रही है 7.5% पे कर रही है। और आपको क्वेश्चन में ये भी दे दिया है कि रिटर्न परसेंट कंपनी का क्या है, मतलब जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न कितना मिला, दैट इज रिटर्न परसेंट। बताना है कि अमित जब शेयर को परचेज करेगा, कितने शेयर्स को अमित परचेज कर रहा है 10 शेयर्स को, तो कितना मनी वो इन्वेस्ट करेगा। तो अगर शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है, तो अगर 100 रुपीज पे उसको अवेलेबल हो जाता तो 10 इंटू 100,000, ठीक है, लेकिन 100 रुपए पे तो खरीदेगा नहीं क्योंकि 100 रुपए क्या है नॉमिनल वैल्यू है। हमें ये जानना होगा कि मार्केट प्राइस क्या है, तो फिर से वही रिलेशन दैट इज डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो यहां से हम मार्केट वैल्यू निकाल पाएंगे। डिविडेंड कितना है 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, रिटर्न परसेंट कितना है 10% ऑफ मार्केट वैल्यू जो नहीं पता है। जरा देखते हैं कि यहां से मार्केट वैल्यू क्या आएगा। मार्केट वैल्यू आएगा 7.5 इंटू 100 अपॉन 10, मतलब 75 रुपीज आ रहा है। मतलब शेयर्स जो है वो 75 रुपीज में अवेलेबल है, और अगर वैसा 10 शेयर्स खरीदता है तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 is equals to 750. So what should be the correct option? Option B, जिसका आंसर है 750। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर ये एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है। आप देख पा रहे हैं यहां पर -3 लेस देन इक्वल्स टू -4x + 5। x किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से। होल नंबर हमें पता है, होल नंबर कहां से बिगिन होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब वैसे नेचुरल नंबर्स जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। तो इसको सॉल्व करते हैं, -3 लेस देन इक्वल्स टू -4x + 5। अगर हम इस -4x को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा 4x लेस देन इक्वल्स टू 5, और -3 को उधर ले आएंगे, और ये 5 + 3 8, 4 से हमने डिवाइड किया तो आ गया आंसर 2। मतलब जो x का रिजल्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू 2 है। तो कौन कौन से होल नंबर है जो 2 से छोटे होते हैं और 2 के इक्वल भी होते हैं, तो मतलब ये ऑप्शन है 0 1 2। 0 भी एक होल नंबर है, 1 और 2, क्योंकि हमने 2 इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू 2 भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जहां पर फिर से इनइक्वालिटी का रिलेशन है। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है -4x > 8y। आपको ये देखना है कि -4x > 8y है। हमने पढ़ा है कि अगर हम साइन चेंज करते हैं, या फिर सपोज हमने दोनों तरफ -4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो अगर हम -4x में अगर -4 से डिवाइड करते हैं
तो हम पढ़े हैं कि अगर किसी भी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन था, लेस देन हो गया, अब ये हो गया है 8y अपॉन -4। क्या हो जाएगा? x लेस देन -2y। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कौन सा क्या वैल्यू होगा। यहां ऑप्शन दे दिया वैल्यू या वैल्यूज, मतलब k का हो सकता है एक वैल्यू आए या हो सकता है मल्टीपल वैल्यू आए, ठीक है। तो जिसकी वजह से मतलब k का कौन सा वैल्यू होगा जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने पढ़ा है कि उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या होता है ये? b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और यही जज करता है, यही बताता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, मतलब x का जो वैल्यूज है उसका जो आंसर आएगा वो दोनों वैल्यूज इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल का कंडीशन हम जानते हैं कि रूट्स इक्वल का कंडीशन होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा क्वाड्रेटिक क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल्स टू 0। तो हम यहां ये देखेंगे कि हमारा a क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 2, b क्या है -k और c क्या है k। तो हम यहां पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac which should come equals to 0, ठीक है। हमारा b क्या है? -k, तो -k का हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। -4, a क्या है? पहला टर्म दैट इज 2 और c क्या है? दूसरा टर्म दैट इज k। इसको इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा? -k का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर माइनस 8k which comes equals to 0। अगर हम यहां से k कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। या तो हमारा k फर्स्ट टर्म, दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अगर दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब है या तो फर्स्ट एक्सप्रेशन 0 है या फिर हमारा सेकंड एक्सप्रेशन 0 है। तो या तो हम k को 0 कंसिडर करेंगे या फिर हम k माइनस 8 को 0 कंसिडर करेंगे, जिससे पता चलता है कि k का वैल्यू या तो 8 है या फिर k का वैल्यू क्या है? 0 है। सो दीज आर द टू पॉसिबल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से मैच करेगा? कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन डी दैट इज 0,8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर x का वैल्यू दिया है, x इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और if x is equals to -2 is one of the solutions of the quadratic equation, मतलब ये जो given quadratic equation है, क्या quadratic equation given है? x स्क्वायर प्लस 3a माइनस x is equals to 0। अगर क्वेश्चन कहता है कि x का वैल्यू -2 इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है तो बताना है कि a का वैल्यू क्या हो। तो मतलब काफी साधारण क्वेश्चन है, हम लोग x के जगह पर -2 पुट कर देंगे। तो मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू a माइनस, और x का वैल्यू क्या है? -2 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर ये हो जाएगा 4 प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 0, जहां से हम कह सकते हैं कि 3a इज इक्वल्स टू -6, a इज इक्वल्स टू -2। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन बी। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x इज, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो वहां x का 2 वैल्यू आता है, ठीक है। अब उस 2 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू है, क्या गिवन है वैल्यू? 233.356, और इस वैल्यू को कहा है
कि आपको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि हम लोग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हमारे पास दो ही फिगर होना चाहिए। तो फर्स्ट फिगर है हमारा 2 और सेकंड फिगर है हमारा 3। तो हमारा जो सेकंड फिगर होगा, क्योंकि टू सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम सेकंड फिगर को होल्ड करेंगे और उसके ठीक बाद वाले नंबर को ही चेक करेंगे। उसके ठीक बाद वाला नंबर है 23 के बाद लिखा है 3। 3 क्या है, हमें देखना है कि 3 जो है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, मतलब जो हमारा सेकंड डिजिट के बाद जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो 23 को बना दिया होता 24, लेकिन चूंकि ये 5 से कम है तो हम यहां लिखेंगे 2 3 0। मतलब ये नंबर खुद तो 0 हो गया, लेकिन पीछे वाले नंबर को, एक प्रीसीडिंग नंबर को बढ़ा नहीं पाया। अगर यहां रहता 236 तो ये नंबर हो जाता 240, लेकिन चूंकि ये नंबर है 233 तो 3 के बाद जो अगला डिजिट है वो लेस देन 5 है। चूंकि लेस देन 5 है तो हम उसको सिर्फ 0 बना देंगे बिना प्रीसीडिंग नंबर को एक इंक्रीज किए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 230, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां पर फिगर आई डोंट नो ऊपर दे दिया है। क्वेश्चन ये है, तो इन दी एडजॉइनिंग डायग्राम ए बी जो है उसका वैल्यू x मेंशन्ड है, और ये आप सब देख सकते हैं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इट इज राइट 90 डिग्री एट एंगल बी। तो BC का वैल्यू है y, AB का वैल्यू है x, और x और y में डिफरेंस दे दिया है कि 7 सेंटीमीटर का फर्क है। और आपको क्वेश्चन में एरिया भी बता दिया है कि एरिया ABC ट्रायंगल का 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और उससे हम लोग कुछ ट्राई करेंगे कि x और y का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आप देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो हम लिखेंगे एरिया कितना है, हाफ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देखो यहां पे कि हमारा बेस कितना मेंशन्ड है, y, और हाइट कितना मेंशन्ड है, x, और हमें साथ साथ एरिया भी पता है विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया पता है 30, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू x इंटू वाई, जहां पर हमें यह भी पता है कि x माइनस वाई का डिफरेंस 7 है। तो क्या हम इस x को 7 प्लस वाई कंसिडर कर सकते हैं? ऑब्वियसली। तो हम यहां लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाई x के जगह पर 7 प्लस वाई, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है, दैट इज 7y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60, और वी कैन राइट y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक को कैसे स्प्लिट करते हैं ये फिर से रिपीट करेंगे, एक बार बताएंगे कि हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 60 है, तो हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सपोज ये 60 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब हम देख सकते हैं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हमें एक दो पेयर मिला, 12 और क्या पेयर मिला है, 12 और 5। अब 12 और 5 में 7 का डिफरेंस है, क्योंकि हम ये माइनस हमें बता रहा होता है कि हमें उस दो पेयर को सबट्रैक्ट करके मिडिल नंबर लाना है। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन हम क्या लेंगे, y, दैट इज y प्लस 12 माइनस 5 कॉमन, y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से इसको जब हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो आएगा y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, या फिर y माइनस 5 का रिजल्ट क्या है, 0। y का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है या फिर y का वैल्यू आ रहा है 5। तो नेगेटिव वैल्यू, चूंकि y क्या है इस फिगर में, जो हमारा ट्रायंगल है उसमें y क्या है, y तो एक साइड है, तो साइड क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब हम लोग y को क्या कंसिडर करेंगे, प्लस 5। और अगर y 5 है तो हमने x को माना था 7 प्लस वाई, तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 12। अब आप खुद समझो कि हमें इस फिगर में x का वैल्यू है 12 और y का वैल्यू है 5, तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, जहां पर 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25,
और 144 प्लस 25 इज 169, जिसका स्क्वायर रूट निकाल के हम लोग AC को इजिली बता सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना है। आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका ऑप्शन होगा 13, दैट इज ऑप्शन सी। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर है इफ P, Q एंड R आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जहां पर कह रहा है कि वैल्यू P, Q, R कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे अगर हम लिखते हैं 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, तो इसका मतलब है कि 2/4, सॉरी, इसका मतलब है यस 2/4 इज इक्वल्स टू 4/8। मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वही सेकंड और थर्ड का रेशियो है। अब आप यहां देखो, ये भी आ रहा है 1/2 और ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो बेसिकली जब भी तीन टर्म्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दैट इज स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 into 8, और आप देख सकते हैं कि 16 इज इक्वल्स टू 16 है। क्लियर है? तो बेस्ड ऑन दिस, इस पर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि पी क्यू आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, दैट इज क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू पी आर, राइट? तो हमें इन चारों ऑप्शंस में थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, ताकि आपको चूज करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े। हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन से ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो, अगर हम प्रोपोर्शन में ये भी जानते हैं कि अगर इफ A is to B is proportional to या is equals to C is to D, तो यहां पर भी होता था प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट इज BC is equals to AD, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम हर में यही लगाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से क्या ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है जिससे हम लोग लिख सकते हैं कि PR is equals to QP। तो ये वेरी रॉन्ग है क्योंकि ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया। सेकेंड है फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब Q क्यूब इज इक्वल्स टू P स्क्वायर R। क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, ये भी गलत है। थर्ड है P टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू R क्यू स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? नहीं। फोर्थ अगर हम ट्राई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज P क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर R। अगर हम देखें तो यहां से हम एक P और एक P हटा सकते हैं, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR। मतलब हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर कह रहा है द रेशियो ऑफ, ये चैप्टर मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ डायमीटर टू अ हाइट ऑफ अ बोरोसिल सिलेंड्रिकल ग्लास। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसके डायमीटर और हाइट का रेशियो गिवन है 3:5, और क्वेश्चन में कहता है कि अगर सिलेंडर का एक्चुअल डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया को बताना है। तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर और हाइट का रेशियो गिवन है, तो मतलब D is to H कितना गिवन है? 3:5। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को हमने बनाया है जहां पर हम डायमीटर को 3x मान लेंगे और हाइट को 5x मान लेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि लेट डायमीटर इज इक्वल्स टू 3x एंड हाइट इज इक्वल्स टू 5x, जहां पर डायमीटर हमें पता है कि 6 है, तो हम 3x को 6 से इक्वेट करके x का वैल्यू 2 फाइंड कर लिए, जिससे हाइट पता चल गया कि हाइट कितना है 5 into 2 10, और यूनिट कौन सा होगा? सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर है 3 into 2 6 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, और आपसे क्या पूछती है? आपसे पूछा है इफ द देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास। तो CSA क्या होता है? कोई भी सिलेंडर होता है, ठीक है, अगर हम एक सिलेंडर को फॉर्म कर रहे हैं तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है, मतलब ये वाला चारों तरफ से ये जो पूरा कर्व है उसका एरिया निकालना। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? 2πr, मतलब पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। ये आप याद भी रख सकते हैं कि CSA होता है पेरीमीटर इनटू हाइट, 2πr इनटू h। पेरीमीटर या आप सर्कल का सर्कमफेरेंस समझ सकते हैं 2πr। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 into पाई, रेडियस कितना है
रेडियस डायमीटर का हाफ होगा तो 3, और हाइट है हमारा 10, तो 10 3 30, 32 60. So what should be the correct option? Option B, that is 60 pi is the correct answer. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ क्वेश्चन है कि एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. ठीक है, और यहां पर है कि इस पॉलिनोमियल को 2x प्लस a से कंप्लीटली डिविजिबल है. मतलब जैसे 6 होता है तो 6 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है. सिमिलरली 6 जो है वो 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है. तो यहां पर जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल इस वाले से कंप्लीटली डिविजिबल है. तो क्या मैं कह सकता कि 2x प्लस a जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है? यस. और एक चीज और मेंशन्ड है, एंड द कोशेंट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1. इसको भी एक एग्जांपल से समझाएंगे कि अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 होता है और रिमाइंडर 0 आता है. मतलब 3 ये है जिससे डिवाइड किया गया, तो ये फैक्टर है. और कोसेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. तो क्या हम ऐसा कह सकते कि अगर हम इसी 6 को कोसेंट से डिवाइड कर दें तो हमारा न्यू कोसेंट क्या हो जाएगा? 3, जो पुराना वाला डिवाइजर था. राइट. मतलब ये वाला वैल्यू है ना जिसमें कोई अदर वेरिएबल्स यूज नहीं किया है, तो ये एक कोसेंट है. और कोसेंट से अगर हम इस एक्चुअल पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम इस गिवन पॉलिनोमियल को, हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. और हम डिवाइड किससे करेंगे? इस गिवन कोसेंट से, x स्क्वायर माइनस 1. तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को 2x क्यूब लाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x क्यूब माइनस 2x. ठीक है. हम लोग उसको साइन चेंज करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. 2x क्यूब में से 2x क्यूब कैंसिल हो गया. और आप ये भी देखो कि यहाँ पर माइनस 2x है और यहाँ पर प्लस 2x है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो चुका है. तो क्या बचा हमारे पास? दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3. अब हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 3 से. जब हम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3. साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है. तो अब हमको ये देखना है कि अब इस बार हमारा कोसेंट क्या आया? 2x प्लस 3, और ये भी एक प्रॉपर फैक्टर है और ये भी फैक्टर था 2x प्लस a. तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो a का जगह कौन सा वेरिएबल, कौन सा वैल्यू रखा है? 3. तो उसका मतलब है कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज वैल्यू 3. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल इन x इज x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस kx माइनस 24. तो ये गिवन पॉलिनोमियल है. आपसे क्वेश्चन में पूछा है which of the following is a factor of the given polynomial so that the value of k is 2. तो ये वैल्यू ऑफ k जो दे दिया है 2, बेटर हम इसको पुट कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल में कोई अदर वेरिएबल्स या आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं रहेगा. k एक आर्बिट्री कांस्टेंट. तो हम क्या करेंगे? हम अपने फंक्शन को या पॉलिनोमियल को ऐसा कर देंगे, हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस k का वैल्यू क्या है? 2, तो 2x माइनस 24. ठीक है. अब आप देखो कि इसमें से कौन सा वैल्यू है जो इस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा. अगर हम सपोज ऑप्शन डी की बात करें, अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं, अगर हम x का वैल्यू, क्योंकि x माइनस 4 से डिवाइड करना मतलब x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और हम x का वैल्यू को क्या प्लेस करने वाले हैं? 4. x माइनस 4 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा ना. तो हम इसी 4 को इसमें पुट करेंगे. अगर हम इसमें 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो आप देखो 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, फिर 16 5 जा 80 माइनस 2 इंटू 4 8 माइनस 24. तो आप देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू काफी ज्यादा है. ठीक है. 144 आ रहा है और उसमें नेगेटिव वैल्यू है जो 0 नहीं कर पाएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है. राइट.
उसी तरह से अगर हम कोई दूसरा वैल्यू देखें, जैसे अगर 3 पुट करते हैं, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 प्लस 9 5 45 माइनस 3 2 6 माइनस 24, तो क्या ये नेगेटिव वैल्यू इसको जीरो कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, मतलब कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू काम नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें x का वैल्यू -2, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से -2 आ रहा है, -2 को प्लेस करेंगे तो -8 प्लस 5 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -24, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू आ रहा है -8 4 5 4 20 प्लस 4 -24, क्या ये काम कर जाएगा? आप देखो यहां से आ रहा है +24, यहां से आ रहा है -24, फिर भी -8 रह जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो बच गया वही करेक्ट ऑप्शन है। बट फिर भी हम चेक करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, x का वैल्यू -4, तो अगर हम -4 को प्लेस करते हैं +5 इंटू -4 का स्क्वायर -2 इंटू -4 -24, क्या आएगा? ये आएगा -64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 5 80 प्लस 4 2 8 -24। अब आप देखो कि पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रहा है 88, और नेगेटिव वैल्यू में भी क्या आ रहा है 24 और 64 -88, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, x + 4। सो दिस इज द फैक्टर जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई भी करेगा, एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर वैल्यू ऑफ k as 2, क्योंकि हमने इस पॉलिनोमियल में पहले ही k का वैल्यू 2 को प्लेस कर दिया था और हम फिर उसके बाद चेक कर रहे हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है और एक मैट्रिक्स B गिवन है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, तो अगर हम सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखें तो हमारा मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, हम मैट्रिक्स को ही ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स है A और B, तो इसमें रो कितने हैं, इसमें एक रो है ना, रो हम इसे बोलते हैं, कॉलम्स हम इसे बोलते हैं, तो इसमें रो 1 है और कॉलम 2 है, तो हम कह सकते हैं 1 × 2। जबकि हमारा जो सेकंड मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसा है C और D, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 1 है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 1। जब हम मैट्रिक्स A को और B को देखेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप देखो कि हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और हमारे सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स का दोनों सेम है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आता है, उसको हम निकालने के लिए इसको इसके साथ चेक करते हैं, तो 1 × 1, मतलब अगर हम इसको प्रोडक्ट करें तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, और एलिमेंट क्या आएगा उसको भी बताते हैं। उसका प्रोडक्ट आएगा A × C प्लस B × D, ठीक है। तो ये आप इसको 2 एलिमेंट मत समझना, ये बिल्कुल एक एलिमेंट है, अगर इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए तो ये एक वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब हमने ये देखा कि प्रोडक्ट ए बी तो पॉसिबल है, अगर कहता है ओनली मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल, तो ये पॉइंट सही है कि ए बी तो पॉसिबल है। अब हम चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स बी को हम ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा मैट्रिक्स बी है सी और डी, और मैट्रिक्स ए है ए × बी, सॉरी ए और बी, और यहाँ एलिमेंट है सी डी, यहाँ एलिमेंट्स है ए और बी। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो और 1 कॉलम, जबकि इसका क्या है, 1 रो और 2 कॉलम। अभी भी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के साथ मैच कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन अभी भी पॉसिबल है। तो ये कहना कि बी ए इज पॉसिबल, ये भी करेक्ट है कि मैट्रिक्स बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं। इसमें हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 2 है और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, तो इसका प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। अब इसके वैल्यूज क्या आएंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो C × A, पहला एलिमेंट आ जाएगा C × A, उसके बाद
इधर वाला एलिमेंट क्या होगा, C इंटू बी, सी बी, नीचे वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, D इंटू ए, और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, D इंटू बी, या बी डी भी आप लिख सकते हो। तो आप देखो कि हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स था, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन जो हमने किया ए बी, वो पॉसिबल तो था, लेकिन उसका एलिमेंट्स एक आया, उसमें एक एलिमेंट है और उसका वैल्यू है ए सी प्लस बी डी। जबकि जब हमने मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो उसका ऑर्डर आया 2 इंटू 2, और उसमें एक नहीं बल्कि 4 एलिमेंट्स है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसमें, आप बताओ देख करके, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप देखो कि यहां पर क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है ओनली मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल, तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ ए बी ही पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा कि ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है। सेकंड ऑप्शन है ओनली मैट्रिक्स बी ए इज पॉसिबल, ये भी गलत है क्योंकि हमने ए बी को भी मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। थर्ड ऑप्शन है बोथ मैट्रिसेस ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल, मतलब मैट्रिसेस ए बी और बी ए दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये कुछ हद तक सही लग रहा है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है बोथ मैट्रिसेस ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल एज वेल, मेंशन ये भी कर दिया है कि मैट्रिक्स ए बी का जो रिजल्ट है वो इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी ए, तो ये तो ऑप्शन किसी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट डिफरेंट आ रहा है, तो ये आपके सॉल्यूशन में गलत ऑप्शन लिखा है, और करेक्ट आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है और उसका स्क्वायर गिवन है, मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। क्या आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं? तो उसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, और हमें उस मैट्रिक्स का स्क्वायर गिवन है कि उस मैट्रिक्स का जब हम स्क्वायर को फाइंड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 0 0 0 0। आपको बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, 6 9 -4 और के, और हमको ए स्क्वायर निकालना, मतलब हम इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 9 -4 और के। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता है कि रो को, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, तो इसका रिजल्ट आएगा 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू -4। यहां का एलिमेंट क्या होगा, 6 इंटू 9 प्लस 9 इंटू के, ये वाले वैल्यू हो जाएंगे -4 इंटू 6 प्लस के इंटू -4, और ये वाला एलिमेंट हो जाएगा -4 इंटू 9 प्लस के इंटू के, दैट इज के स्क्वायर। थोड़ा इवेल्युएट कर लेते हैं, तो आएगा 6 6 36 माइनस 9 4 36, जो 0 आ गया, 0 0 के इक्वल है। सेकेंड है 6 4 24, तो -24 और -4 के, यहां पर क्या आ रहा है, 9 6 54 प्लस 9 के, यहां पर है 9 4 36 -36 प्लस के स्क्वायर। तो हमें तो के का वैल्यू चाहिए, और हम ये मैट्रिक्स को किसके इक्वल कर सकते हैं, 0 0 0 और 0 के, तो हम किसी पर्टिकुलर को लेकर के इक्वेट कर देते हैं। तो अगर हम इस वाले ऑप्शन को भी इक्वेट करें तो हम कह सकते हैं कि 54 प्लस 9k का रिजल्ट है 0, तो 9k क्या हो जाएगा, -54, 9 6 54, तो ऑप्शन हो जाएगा -6। अगर आप चाहें तो बचे हुए 2 रिजल्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो कि अगर -36 को भी कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट आएगा, यहां से क्या आएगा, -24 -4k को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो 4k इज इक्वल्स टू -24 हो जाएगा, -6 ही आना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि सर जब हम k -36 प्लस के स्क्वायर, जैसे अगर हम लिखते हैं -36 प्लस के स्क्वायर को 0 करेंगे तो यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36। जब हम रूट निकालेंगे तो +6 और -6 दोनों भी आ रहा है, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर फिर तो ऑप्शन डी होना चाहिए था। लेकिन जब हम +6 को पुट करेंगे, जैसे अगर हम यहां से सॉल्व किए और के स्क्वायर का रिजल्ट आ गया, के का वैल्यू आ गया +-36, दैट इज +-6,
अगर हम +6 लेंगे तो अगर हम जैसे ही यहाँ पर +6 पुट करते हैं 9 6 54 और 54 + 54 108 आ जाएगा, जो 108 कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो मतलब +6 जो है वो इस वाले में सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बाकी के में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है +6 और -6, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है -6, क्योंकि दैट इज द ओनली वैल्यू जो पूरे पे सेटिस्फाई कर रहा है एक साथ। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें n टर्म्स तक का सम दे दिया है। आपसे पूछा है कि थर्ड टर्म क्या होगा। देखो सपोज हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अगर हम कहें कि पहला 3 टर्म तक का सम क्या है, तो 6 + 4 10 + 2 12। तो मतलब पहला 3 टर्म को जोड़ने पर 12 आ रहा है, और अगर हम पहला 2 टर्म को जोड़ें तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम पहला 3 टर्म के जोड़ में से पहला 2 टर्म्स का जोड़ सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना डिफरेंस आता है, 6, जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस एपी का कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। तो जब भी आपको थर्ड टर्म निकालना हो, आप थर्ड टर्म तक का पूरा सम फाइंड कर दो और उसमें सेकेंड टर्म तक के सम को माइनस कर दो, तो आपको थर्ड टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया कि 2 4 6 8 10 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आपको थर्ड टर्म नहीं पता तो पहला 3 टर्म को आप जोड़ के देखो क्या आ रहा है, 6 + 4 10 + 2 12 आया। और अगर हम शुरुआत का 2 टर्म को जोड़े तो 6 आ रहा है, और शुरुआत के 2 टर्म्स का जोड़ को शुरुआती 3 टर्म्स के जोड़ से माइनस कर देने पर ऑब्वियसली थर्ड टर्म ही आना है, क्योंकि दोनों में कौन से डिजिट का या कौन से टर्म का फर्क है, थर्ड टर्म का फर्क था। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म पता लगाना है तो पहले हम ये निकालेंगे कि थर्ड टर्म तक का सम कितना है। तो n² - n फॉर्मूला है, तो 3² - 3 दैट इज 9 - 3 6 आ रहा है। और अगर हम शुरुआत का सेकेंड टर्म्स तक का सम निकालें तो 2² - 2 हो जाएगा, दैट इज 4 - 2 2 आएगा। और अगर हम थर्ड टर्म्स तक के सम में अगर हम सेकेंड टर्म्स तक के सम को माइनस कर दें तो 6 - 2 क्या आता है, 4 आता है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 है, जिसमें हमारा इस एपी का थर्ड टर्म 4 है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ सीक्वेंस दे दिया है। पहला सीक्वेंस है 1/3, 1, 3, 9। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको समझना होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें क्या होता है कि कॉमन रेशियो होता है, जबकि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या कॉमन रेशियो है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2 4 8 16, तो देखो यहाँ कॉमन रेशियो होता है। 4/2 क्या आता है, 2। 8/4 क्या आता है, 2। 16/8 क्या आता है, 2। 16 के बाद हम क्या लिख देंगे, 32। तो 32/16 क्या आता है, 2। तो जहां कॉमन रेशियो होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे देखें तो 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा, 3 से। फिर हम बताओ कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आएगा, 3 से। और फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, 3 से। मतलब हमें ये लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में तो कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं 1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/5 आए, 1 से। सिमिलरली 1/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1/5 आए, 1 से, और से सो ऑन। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पे कॉमन रेशियो हमें क्या नजर आ रहा है, 1 है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो -2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आएगा, -2 से। और हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -8 आ जाए, -2 से। और -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आ जाएगा, -2 से। मतलब ये भी हमारा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन ऑप्शन डी में बात करें तो यहां पर ये ऑब्वियसली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ले आए तो 0 को हम फिर वापस उसी 0 से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं ला सकते। मतलब यहां कॉमन रेशियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन 4 जो है वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
नहीं है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी। हम यहां मेंशन भी कर दे रहे हैं, नॉट हैविंग कॉमन रेशियो। बाकी तीन में क्या हमने देखा कि यहां पर कॉमन रेशियो है।